हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, उन्हीं के आगे के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। यानी एक रॉकेट है, उसे लॉन्च किया गया ऊपर और उसने क्या किया, फिर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया। अब जब आपका जो रॉकेट है वो लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो उस पे कौन कौन से बल लगते हैं ये आपको बताना है। एक उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए एक रॉकेट ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। लॉन्चिंग पैड छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर काम करने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आपका एक रॉकेट को फायर किया गया ऊपर की तरफ, ठीक है। एक रॉकेट जो था लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्या है, एक रॉकेट है। इसे ऊपर छोड़ा गया लॉन्चिंग पैड से। अब जब ये ऊपर गया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सैटेलाइट अलग हो गई। ये लॉन्चिंग जो आपका लॉन्चिंग पैड से रॉकेट छोड़ा गया, ये जब ऊपर गया तो इससे क्या हो गया, सैटेलाइट अलग हो गई। ये आपकी सैटेलाइट क्या हो गई, अलग हो गई। अब आपसे पूछा गया है कि जो ये सैटेलाइट, ठीक है, जब लॉन्चिंग पैड को छोड़ देती है तो आपकी जो सैटेलाइट है, जो आपका उपग्रह है, उस पे कौन सा फोर्स लगता। यानी आपसे क्या कहा गया है कि एक जो है रॉकेट, उसे छोड़ा गया ऊपर। अब वहां से ऊपर जाके वो क्या करता है, एक सैटेलाइट को जो है उससे अलग हो जाता है। अब जैसे ही सैटेलाइट उस लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो सैटेलाइट पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। अगर हम बात करें सैटेलाइट की, हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो ये सैटेलाइट है, ठीक है, जो आपका क्या है, ये उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है। जो आपकी ये सैटेलाइट है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये जैसे ही लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो इस पे दो बल लगते हैं। एक आपका पृथ्वी की तरफ जो बल लगेगा वो आपका कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा जो है, जो दूसरा फोर्स जो इस पे लगेगा, पहला तो उसका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये हमने क्या किया है, पृथ्वी से ऊपर भेजा है, तो एक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब जैसे कि ये ऊपर गया, ऊपर क्या है, एयर है, क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, वायु है, हवा है, जो है हवा के क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो जब ये हवा के मॉलिक्यूल्स से जाएगा, गुजरेगा, तो इस पे हवा के मॉलिक्यूल्स के कारण एक और फोर्स लगेगा जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या घर्षण बल कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल जिसे हम कहते हैं। यानी जो आपका सैटेलाइट है, जब ये लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो दो तरीके के बल इस पे लगते हैं। एक जो आपका पृथ्वी की तरफ लगता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि जब आपका सैटेलाइट एयर मॉलिक्यूल से या हवा से पास होता है, उससे गुजरता है, तो जो आपकी हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन पे फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगाते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द फोर्सेस दैट एक्ट व्हेन अ रॉकेट लीव्स लॉन्चिंग पैड आर एज फॉलो। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डाउनवर्ड्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जब आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो उस पे जो है निम्नलिखित जो बल है जो है वो उस पे लगते हैं। पहला आपका कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल उस रॉकेट पे लग रहा है और वो नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, यानी जो एयर है, हवा है, उसका घर्षण बल जो कि विपरीत दिशा में लग रहा है। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। किसके विपरीत, जहां पे आपकी जो सैटेलाइट गति कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, उस डायरेक्शन के, उस दिशा के विपरीत आपका घर्षण बल लगता है। रॉकेट के लॉन्चिंग पैड छोड़ने पर जो बल कार्य करते हैं वे इस प्रकार है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, वायु का घर्षण बल विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वो ये है, When we press the bulb of a dropper with its nozzle capped in water, अगर हम क्या करते हैं, एक ड्रॉपर होता है, ठीक है, ड्रॉपर का जो बल्ब है, ठीक है, आपने देखा होगा ड्रॉपर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक रबड़ का बल्ब लगा रहता है और नीचे का जो ये हिस्सा है ये आपका प्लास्टिक का या कांच का होता है। तो बेसिकली जो ये जो आपका ये ड्रॉपर है, इसको हमने क्या किया, इसका जो ये बल्ब है, ये क्या है, इसका बल्ब है जो कि रबड़ का बना होता है, इसको हमने दबाया, प्रेस किया, ठीक है, और इसका जो नोजल है, इसका जो ये नोजल है, यानी इसका जो ये एंड है, जहाँ पे यहाँ पे इसका क्या है, छेद है या मुंह है, इसको हमने पानी में रखा। एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। अब जैसे आप इसको पिचकाते हैं और इसको नोजल को पानी में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो एयर इसके अंदर थी, जो हवा इसके अंदर थी, वो पानी में बबल्स के रूप में बाहर निकल गई। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जैसे ही हम बल्ब में जो हमने प्रेशर लगाया है, जो दाब लगाया है, उसे हम छोड़ते हैं, वी गेट वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, यानी जो पानी है वो ड्रॉपर में भर जाता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, आपको ये बताना है कि जो आपका ये ड्रॉपर है, इसमें जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है, वो किस कारण बढ़ता है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, पहला प्रेशर ऑफ वाटर, पानी के दाब के कारण, दूसरा ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तीसरा शेप ऑफ रबर बल्ब, जो रबर बल्ब है उसके आकार के कारण, और चौथा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के कारण। यानी जब हम रबड़ के बल्ब को पानी में रखे, नोजल से दबाते हैं, जैसे पानी का जो उसका ड्रॉपर का बल्ब है, उसको जब हम दबाते हैं तो ड्रॉपर में मौजूद हवा बुलबुले के रूप में बाहर निकलती दिखाई देती है। एक बार जब हम बल्ब पर से दबाव हटा देते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के ऊपर उठने का कारण है, पहला पानी का दाब, दूसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा रबड़ के बल्ब का आकार, या चौथा वायुमंडलीय दाब। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है।
किसी को इसका आंसर आता है कि जब आप ड्रॉपर का जो बल्ब है उसको दबा के जब पानी के अंदर उसका नोजल रखते हो तो क्या होता है, जैसे ही आप उसको मतलब उसमें से जो हवा, जो आपके ड्रॉपर के अंदर हवा है, वो बुलबुले के रूप में पानी में आपको बाहर निकलती हुई दिखाई देती। अब जैसे ही आप बल्ब को छोड़ते हैं, जैसे ही आपने इस बल्ब को छोड़ा, आपने क्या देखा, इस ड्रॉपर का जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठ गया, इस ड्रॉपर में पानी भर गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ये आपसे पूछा गया है और आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ रबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा इसका आंसर 4 है, जो कि क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप क्या करते हैं, जो आपका ये ड्रॉपर है, इसका जो रबर है, इसको जब आप छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, जो आपका पानी है उसके ऊपर आपका क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, जिस कारण आपका जो पानी है वो इस नोजल के माध्यम से अंदर घुस जाता है और आपका जो ये ड्रॉपर होता है इसमें पानी का लेवल बढ़ जाता है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज, यानी हमारे चारों ओर वायु द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है। यानी जो हमारे चारों तरफ एयर है, वायु है, इसके कारण जो हम पे जो है दाब लगता है, वायु के कारण जो हम पे दाब लगता है या वायु के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फोर्स यानी बल, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब, तीसरा है मस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल, चौथा है आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो हमारे चारों तरफ जो वायु है, एयर है, वो जो प्रेशर हम पे लगाती है उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस है फोर्स यानी बल, दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय बल, तीसरा है वायुमंडलीय प्रेशर यानी आपका वायुमंडलीय दाब, तीसरा है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल, चौथा है फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। तो ये आपको बताना। तो बेसिकली इसमें क्या बात हो रही है कि आपके चारों तरफ एयर है यानी हवा है और इसके कारण प्रेशर यानी दाब लग रहा है। तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम पढ़ रहे थे, चैप्टर देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसके कारण जो दाब यानी प्रेशर लगता है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत अलग अलग तरीके की गैस है, जैसे आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये जो गैसें हैं, जो ये गैसेस हैं या ये जो एयर है, ये क्या करती हैं, ये जितने भी लोग पृथ्वी के ऊपर है उन पे क्या करती है, दाब डालती है यानी प्रेशर लगाती है। तो यानी जो ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि हमारे चारों तरफ जो वायु है वो जो दाब लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बेसिकली हम वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो आपका जो ये आंसर होगा इसका वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब होगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। यानी आपसे ये कहा गया है कि एक यूनिट एरिया में, ठीक है, जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसे हम
क्या कहते हैं? आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये है। पहला है नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। दूसरा है कांटेक्ट फोर्सेस यानी संपर्क बल। तीसरा है फोर्स यानी बल और चौथा है प्रेशर यानी दाब। तो आपसे ये कहा गया है कि अगर किसी एक यूनिट एरिया में कोई प्रेशर फोर्स लगता है, क्या लगता है? फोर्स लगता है, बल लगता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? तो बेसिकली आपको क्या कहा गया है? एक एरिया है, उस पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली इसको हम F/A की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमेरिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपने जब प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, दाब का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हमने क्या देखा था कि फोर्स अपॉन प्रेशर आपका फोर्स अपॉन एरिया आपका बराबर होता है प्रेशर के यानी दाब के। यानी अगर आप दाब की बात करें या प्रेशर की बात करें, ये बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटा क्षेत्रफल। और इसी चीज को अगर हम स्टेटमेंट में लिखते हैं तो आपका स्टेटमेंट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी यानी दाब है। यानी दाब को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है, अ डैश एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स। यानी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया डैश एक बल है। यानी एक वस्तु है, उस वस्तु पे दूसरी वस्तु ने एक फोर्स लगाया, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पुश और पुल। दूसरा है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तीसरा है प्रेशर और चौथा है मैग्नीट्यूड। यानी पहला आपको क्या दिया गया है? पुश या पुल। पुश या पुल यानी धक्का देना या खींचना। दूसरा है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क और असंपर्क बल। तीसरा प्रेशर यानी दाब और चौथा है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। यानी आपको ये बताना है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऐसा क्या लगाता है जिसे हम बल यानी फोर्स कहते हैं। तो जब हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने सिंपली क्या कहा था? अ पुल और अ पुश इज अ फोर्स। यानी जब आप धक्का देते हैं या किसी चीज को खींचते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बल। बल लगाना कहते हैं बेसिकली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं? जब किसी कमरे से बाहर जाते हैं तो आपका जो दरवाजा होता है या आप उसे खींचते हैं या उसे आप धक्का देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं। तो जो आपका पुल और पुश का कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या किस कॉन्सेप्ट को दिखाता है? आपके फोर्स के कॉन्सेप्ट यानी बल के कॉन्सेप्ट को। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए पुश और पुल होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। यानी पृथ्वी द्वारा लगाया गया वो बल जिसके कारण कोई भी वस्तु उसके तरफ खींचती है, या पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा है मस्कुलर फोर्स और चौथा है कांटेक्ट फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल और संपर्क बल। तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की,
तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो मोस्टली हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, आपने क्या देखा है, जब हम किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को किसी चीज से रगड़ते तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, उस पर चार्ज हो जाता है। और इस चार्ज के कारण आपका जो है वो क्या करती है, किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है या दूर भगाती है। तो बेसिकली जो ये इस तरीके का जो हम जो है एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वो जो एग्जाम्पल होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का होता है। तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी चीज से आप दूसरी वस्तु को रब कर रहे हैं और वो बॉडी चार्ज हो रही है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था कि जब आप क्या करते हैं, गुब्बारे को अपने बालों पे रगड़ते हैं, फिर जो आपके कागज के टुकड़े हैं उनके पास लेके आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो कागज के टुकड़े हैं वो उस गुब्बारे पे चिपक गए। तो बेसिकली ये क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो गुब्बारा है वो चार्ज हो गया है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है फोर्स उसने क्या किया, उन जो पेपर के टुकड़े हैं उन पे लगाया। तो ये आपका एग्जाम्पल था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और ये बेसिकली चार्ज बॉडी में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें, पेशीय बल की बात करें, तो ये हमारी मसल्स के कारण होता है, यानी जो आपके मांसपेशियां होती है उनके कारण होता है। जैसे आप चलते हैं तो जब आप चल रहे हैं तो आपके पैरों से जो है, आपके पैर जो है मस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप जब किसी बाल्टी को उठाते हैं, तो जब आप बाल्टी को उठाते हैं तो उसमें भी आपके हाथों द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। अब अगर हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो बेसिकली कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल वो बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स कैसे लगा, जैसे हमने बाल्टी का एग्जाम्पल लिया, हमने बाल्टी को हाथ से उठाया तो बेसिकली आपके जो हाथ है वो कांटेक्ट में आए बाल्टी के, बकेट के, और आपने उसे उठा लिया और आपने क्या लगाया, मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। तो जो जैसे कि आपका मस्कुलर फोर्स है, ये क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स है। तो आपको इसमें बेसिकली ये बताना है कि जब पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, तो पृथ्वी द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों है, क्योंकि जो बल पृथ्वी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पे लगाया जाता है जिस कारण वो उसकी तरफ खींचती है, तो वो कौन सा बल होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, जो किसी बिल्डिंग से कोई आप बॉल नीचे फेंक रहे तो बॉल नीचे आ जाती है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी तरीके से हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, चल पा रहे हैं, किसके कारण, आपके गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि जो पृथ्वी है वो वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। पेशीय बल को डैश बल भी कहा जाता है। आपके एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी जो आपके ऑप्शंस हैं, आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला है नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल, दूसरा है कांटेक्ट यानी संपर्क बल, तीसरा है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय बल। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो मस्कुलर फोर्स है या पेशीय बल है उसको हम कौन सा बल कहते हैं। तो अगर हम बात करें मस्कुलर फोर्स की, पेशीय बल की, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे हम क्या करते हैं, बाल्टी को हाथों से उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो मस्कुलर फोर्स है या पेशी बल है कब लगता है, जब हमारे हाथों के कांटेक्ट में आपकी जो बाल्टी है वो आती है। तो यानी ये जो बल है वो कैसे लग रहा है, जब दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुएं
क्या आती है, संपर्क में आती है या कांटेक्ट में आती है। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आपको ये बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं यानी मेजर करते हैं। यानी आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट की यानी वायुमंडलीय दाब के मापन की, तो हम वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। संपर्क बल के 2 उदाहरण दीजिए। यानी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल देना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स कब जो है रोल प्ले करता है, जब 2 वस्तुएं या 2 ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आती है या संपर्क में आती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मस्कुलर फोर्स जो है ये वो इसका एग्जाम्पल है। देन आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। अगर हम मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल की बात करें, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, मैंने आपको उसका एग्जाम्पल भी बताया है कि जब हम किसी बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी और हमारे हाथ में कांटेक्ट हो रहा है, इस कारण हम इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और कौन सा बल लग रहा है आपका, पेशीय बल। इसी तरीके से अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है यानी घर्षण बल कब लगता है, जब 2 बॉडी या 2 ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कि हमने जो है रॉकेट वाला क्वेश्चन किया था, तो रॉकेट के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि 2 तरीके के जो बल है वो रॉकेट पे लग रहे हैं। एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानी जो आपका घर्षण बल है वो हवा यानी एयर के कारण लग रहा है, क्योंकि आपकी जो सैटेलाइट है वो गति कर रही है एयर के बीच से और हवा के मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट पे आ रहे हैं, जिस कारण उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से जब हम चलते हैं तो हमारे जो पैर हैं उनके कांटेक्ट में क्या आ रहा है, आपके जो फर्श है वो आ रहा है, और इस कारण जो आपके पैर और फर्श है उसके बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लगता है। यानी जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी एक क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे जो हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके कांटेक्ट फोर्स के, वो आपके मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यानी पेशीय बल और घर्षण बल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, नेम द फोर्स exerted on a ball of dough to make a flat चपाती। चपाती बनाने के लिए आटे की एक जो आपका गोला होता है उस पर जब बल लगाया जाता है उस बल का आपको नाम बताना है। यानी जब आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, जो आटे का जो डो होता है उससे रोटी बनाती हैं, तो पहले उसे गोल कर देती है, फिर उस पर क्या करती है, बेलन से प्रेशर लगाती है, उससे क्या करती है, फिर क्या होता है, आपकी जो रोटी है वो चपटी हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो रोटी को चपटी बना रहा है। तो बेसिकली जब रोटी बनाई जाती है तो बेलन में हाथों से बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। तो क्योंकि वो आपके हाथों से लग रहा है, आपके मांसपेशियों के कारण लग रहा है,
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो रोटी है वो जो जब चपटी बनती है वो किसके कारण बनती है, आपके मस्कुलर फोर्स यानी पेशी बल के कारण आपकी जो रोटियां होती है वो चपटी बनती है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है वो किस तरीके का बल है या किस प्रकार का बल है। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक बैलून का, ठीक है, हमने बैलून का एग्जाम्पल लिया। इसी तरीके से हमने कई बार एक एक्टिविटी की है, आपने भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एक कंघी लेते हैं और उसे बालों पे रगड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, जो आपके पेज होता है, पन्ना जो होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उस कंघी को उस पेपर के या पेपर के जो टुकड़े हैं उनके पास लेके जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जो आपके जो पेपर के टुकड़े हैं वो आपकी कंघी पे चिपक जाते हैं। इसी तरीके से जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर को समझ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जब आप किसी गुब्बारे को लेते हैं और उसको अपने बालों पे रगड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, जो आपके पेपर के टुकड़े हैं उनके पास जब आप उस गुब्बारे को लेके जाते हैं तो आपके जो वो पेपर के जो टुकड़े हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या आपको ये दिखाई देता है कि वो पेपर के टुकड़े आपके गुब्बारे के पे चिपक गए हैं। तो इसमें हमने क्या देखा था कि आप गुब्बारे को पेपर के जो टुकड़े हैं उसके बिल्कुल पास नहीं लेके आ रहे हो, उसके कांटेक्ट पे नहीं लेके आ रहे हो, बल्कि उनसे थोड़ा सा दूर रख रहे हो, लेकिन तभी भी वो पेपर के जो टुकड़े हैं वो आपके गुब्बारे पर चिपक रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि जो पेपर के टुकड़े हैं और जो गुब्बारा है जिसे आपने अपने बालों पे रगड़ के आपने उसे चार्ज कर दिया है, इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है। तो इस कारण हम ये कहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है या असंपर्क बल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, इज द ग्रेविटी अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ ओनली, क्या गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी का गुण है। यानी आपसे ये कहा गया है कि सिर्फ पृथ्वी जो है वही, उसी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसी और प्लैनेट या कोई भी और पिंड है उसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की, और इसको अगर हम डिटेल में समझें, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पृथ्वी से इसे जोड़ रहे हैं कि ये जो बल है वो पृथ्वी लगाती है वस्तुओं में यानी ऑब्जेक्ट्स में। इसी तरीके से जब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितने भी आपके ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, मून की बात करते हैं, मून क्या कर रहा है, आपका जो अर्थ है उसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और ये जो इसका जो परिक्रमा कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी सिर्फ जो आपकी पृथ्वी है उसी का गुण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, बल्कि जो हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, इसमें हर एक वस्तु, अगर हम यूनिवर्स की बात करें, इसमें हर एक वस्तु जो है, हर एक जो पिंड है, सब पे क्या है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसी के कारण हम, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे, तो जो सन है और जितने प्लैनेट्स हैं, जितने ग्रह हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की तरफ लग रहा है,
और जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके चंद्रमा यानी मून की तरफ लग रहा है। यानी जितने भी पिंड है उनमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वो सिर्फ हम पृथ्वी को नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पृथ्वी का ही गुण है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो और इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, नो यानी नहीं है। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।